नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPSS अकेडमी में। और पॉलिटी में जो हमारा पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है कार्यपालिका स्टार्ट करी थी, तो उसका जो छोटे हुए जो क्वेश्चन रह गए हैं तो उसके आज हम लोग कवर करेंगे। तो पॉलिटी में जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्रीवियस ईयर जो पॉलिटी के क्वेश्चन आपके कार्यपालिका के जो चैप्टर से रह गए वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो 51 समथिंग हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कार्यपालिका से वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति घोषित करने की जो शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में है तो वो किस में होती है? वो होती है आपके भारत के राष्ट्रपति जो है इनको संवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर की भारत के संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के द्वारा अध्यादेश की जारी जो है राष्ट्रपति को मिलती है? तो वो कौन सा आर्टिकल? आपका 123 आर्टिकल है, इसके द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट 54 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश संसद की जो पुनः बैठक होगी उसके बाद कार्यान्वयन से बाहर हो जाएगा। तो जो बैठक होगी उसके कितने दिन के बाद में मतलब कि जो है निरस्त हो जाएगा, अगर जो संसद है उसको जो है पारित नहीं करेगी वोटिंग होने पे। अगर उस पर वोटिंग नहीं हुई तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कितने टाइम पीरियड है? ये आपका 6 सप्ताह के अंदर हो जाता है, 6 सप्ताह के बाद में पहली मीटिंग के। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है? तो कब जारी किया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो तब जो है इसको राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो ये किस तरीके की शक्ति है? तो ये है उनकी विधायी शक्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 57 जो है वो कह रहा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रपति मात्र जो है संवैधानिक प्रमुख है, मात्र संवैधानिक प्रमुख है। क्यों है? तो यहाँ पर इन्होंने जो कथन दे रखा है वो इसलिए है कि संसदीय प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देखिए वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और मात्र संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति जी। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो रही है। नेक्स्ट हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 58 नंबर की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय जो है अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है सिवाय जब संसद दोनों के सदनों का वही है कि जब संसद का अगर सत्र चल रहा है तो वो जो है अध्यादेश उस समय जारी नहीं करेगा। वो कब जारी करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, दोनों में से कोई जो है सदन में नहीं चल रहा हो। जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हो तब वह साथ साथ राज्यसभा के सभापति के कार्यों को भी संपादित करता है। नहीं, देखिए जब अगर वो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हो जाएगा तो वो जो है सभापति के जो कार्य होते हैं उनको संपादित नहीं करता है। तो आपका ए सही हो जाएगा और कारण जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन हम लोग देख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ए सही, आर गलत। इस तरीके से आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी विषय या मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है? तो वही अगर कोई मुद्दा है जिस पर कानूनी सलाह अगर राष्ट्रपति जी को चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग लेते हैं। तो ये बात पूछी गई थी कि किस आर्टिकल में? आपके 143 अनुच्छेद में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति जी अगर चाहेंगे तो वो जो है सलाह ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी मर्जी है कि वो सलाह दे या ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सलाह देता है तो वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह दी वो राष्ट्रपति के ऊपर मान्य नहीं होगी। और वही जो है स्वायत्ता सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है कि वो जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 60 नंबर में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो विधि के तथ्यों के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है करने का अधिकार रखता है। हाँ, बिल्कुल रखता है। और कारण क्या दिया हुआ है कि संविधान यह अभी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। हम लोग अभी मैंने आपको ऊपर चर्चा इस विषय में करी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा और जो आपका रीज़न दिया आर जो कारण दिया हुआ है वो गलत है। तो वो बाध्य नहीं होता है सलाह मानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को
तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं क्या हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व नहीं हटाया जा सकता, मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी हटाया नहीं, केवल हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 62 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रपति जो है वो निम्नलिखित कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं करेगा, तो वो कौन से कार्य होंगे जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करेगा, तो वो जो है इस बात का निर्णय किसी सांसद के अनर्हता को प्राप्त कर लिया हो, तो इस मामले में जो है वो मंत्रिपरिषद की परामर्श पर कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा कथन सही है, पूछा गया है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा, तो वो कौन सी रीति होगी, वो होगी चुनाव आयोग के विचारानुसार। पहले वो चुनाव आयोग से परामर्श करेगा, उसके बाद में उसकी अयोग्यता पर जो है कोई निर्णय लिया जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करता है, पूछा गया। तो जब वह संसद के किसी सदन की सदस्यता की निरर्ता के लिए प्रश्न पर विनिश्चय करता है, कोई भी अयोग्यता को लेकर अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उस मामले में मंत्रिपरिषद से सलाह वो नहीं करता है। करता किससे, वो करता है चुनाव आयोग से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। तो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है, किसने इस प्रकार की आशंका जो है अभिव्यक्त की थी, तो पूछा गया था ये जो है अभिव्यक्ति इस तरीके की शंका किसके मन में आई थी, तो वो आई थी डॉक्टर ग्लेडहिल ने जो है, इनके मन में सबसे पहले ये आशंका आई थी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति जो है उसको क्षमा प्रदान कर सकता है या फिर राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है मृत्युदंड को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। मृत्युदंडादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दंड संहिता के अधीन निहित है, तो किसमें है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये है भारत के राष्ट्रपति के अधीन। नेक्स्ट बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो है दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर देनी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। तो पूछा गया था कि कौन सा केस चल रहा था, किस में ये निर्णय हुआ था, तो ये हुआ था आपका शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था, उसमें इस बात की चर्चा हुई थी। 69 नंबर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो 72 है, 72 में प्रदत्त दंड को क्षमा, प्रविलंबन और विराम या फिर परिहार करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाती है, तो किस तरीके से प्रयोग की जाती है, मंत्रिमंडल की सलाह पर वो है इन शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, ये पूछा गया था। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध जो हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध जो हैं राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो सभी अपराधों के लिए नहीं, कुछ उसकी जो है सीमाएं भी हैं और कुछ उसके जो है उसमें क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि किस किस जो है, लेकिन यहाँ पे आपका एक चीज़ हो जाएगी कि राष्ट्रपति को क्षमादान यहाँ पे जो आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया है क्वेश्चन को लेकर, हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो शक्ति प्राप्त होती है इसमें देखिए वो सेना न्यायालय के द्वारा दंड के सभी मामले में भी कर सकता है, संघ मतलब कि वो, हाँ ये बात सही है, मृत्युदंड तो इसमें दिया गया, हाँ तो इसमें नहीं प्राप्त है। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराधों में नहीं, वो हस्तक्षेप ही नहीं करता, मान लीजिए कोई छोटा मैटर है तो उस मामले में वो नहीं पहुंचती है, तो क्षमादान तो ज़्यादातर मृत्युदंड वाले मामले ही उसके पास में पहुंचते हैं, तो सभी में नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आपका सभी लगा हुआ है, सभी अपराध में वो जो है उसको नहीं प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग आ जाते हैं। तो चलिए 71 कह रहा है, कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति रखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि कार्य, अपितु विधायी एवं न्यायिक शक्तियों का भी कार्य जो है उसके पास में होता है या फिर रखता है। देखिए
बात स्टेटमेंट आपकी दोनों ही बिल्कुल ठीक दी गई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो आपका व्याख्या कर रहा है वो स्टेटमेंट, ये जो है रीज़न नहीं सही है बिल्कुल। यहाँ पे और आपके स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही यहाँ पे, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। तो 72 नंबर में आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं एक एक करके चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो वही है कि आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं किन किन मामलों में वो प्रदान कर सकता है। तो पहला पढ़ते हैं कि उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी हो जिसे किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हैं, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे वो जो है उसको शक्ति प्राप्त है। अच्छा, दूसरा हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा, बिल्कुल सेना न्यायालय द्वारा जो कोर्ट मार्शल वगैरह होता है तो उसमें भी जो है उसके पास क्षमादान की शक्ति होती है। तीसरा पढ़ते हैं कि उन सभी मामलों में जिनमें जो है दंडादेश मृत्युदंड, मान लीजिए किसी मामले में मृत्युदंड किसी को मिल गया तो वो भी उसके पास में ये जो है शक्ति होती है इसमें भी। उन सभी मामलों में जिनमें जो है दंडादेश आजीवन कारावास है, तो आजीवन कारावास अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पे आजीवन कारावास जो है ये प्रावधान उसके पास में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आपके सही हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 1 2 3 सही है, मान लीजिए किसी में अगर 4 भी होता तो आपका वो भी यहाँ पे सही हो सकता था, संभावना थी कि वो भी 4 भी आपका ऑप्शन नंबर सही हो सकता था। लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें 4 नहीं दिए गए और बाकी 3 भी आपके स्टेटमेंट सही हैं, तो हम लोग जहाँ पे ज़्यादा संभावना होती सही करने की तो वो हम लोग टिक लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार का चलना जो है सुनिश्चित करने का भारतीय संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है। तो वो ऐसी बात कौन सी आर्टिकल में है, तो ये आपकी पड़ती है अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन उद्घोषणा की अवधि में मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित यानी कि उनको ख़त्म करने का अधिकार है। तो ये बात किस में लिखी है, कौन से आर्टिकल में, ये आपकी लिखी है आर्टिकल 359 में। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न के द्वारा किया जाता है। पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, हाँ दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तो जब संसद के दोनों सदनों की बात है तो राज्यसभा तो उसमें शामिल हो जाती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा या नहीं, आप बिल्कुल बेसिक सा याद रखिए। अब यहाँ पे जैसे कि विधानमंडलों वाला आ गया तो स्टेट का इसमें कोई जो है नहीं होता है। संसद के दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 76 कह रहा है, यह कहना सही है कि, क्या सही है इसमें से हम लोगों को देखना था कि इसमें से क्या सही है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बिल्कुल बात ठीक है। उसका चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित नहीं उसका चुनाव होता है। राज्यसभा के सभापति चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा ही होता है। चलिए 77 नंबर अगर हम बात करें, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में जो है संविधान जो है पूर्णतः मौन है। वो पुनर्निर्वाचन को लेकर वहाँ पर कोई बात नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को लेकर वहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है। हम लोगों ने इसकी चर्चा पीछे की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो वो किसे देगा, तो वो देता है हमारे राष्ट्रपति जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन करता है, ये करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 81 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है वो पूछ रहा था क्वेश्चन। तो ये आपका हटाया ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त जो सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिससे लोकसभा सहमत हो, तो इस तरीके से उसको हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 82 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 82 नंबर
82 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक साथ में ही पद रिक्त हो गए, तो कौन जो है पद पर रहेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर तब तक के लिए जो है उनकी सीट ग्रहण करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 83 नंबर कह रहा है कि कथन दे रखा है कि संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसीलिए तो जो है उत्तरदायी सरकार होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर है, तो वही देखना है। तो कथन हमारा यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है। तो बिल्कुल सही है। तो मेन कौन होता है, मेन तो प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कारण दिया है कि भारत गठबंधन सरकार के युग की ओर बढ़ रहा है, तो भारत गठबंधन के युग की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मान भी सकते हैं कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार के युग की ओर ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बढ़ भी रहा है, देखा जाए तो एक तरीके से बढ़ भी रहा है और नहीं भी बढ़ रहा है। ऐसा है भी नहीं कि सिर्फ गठबंधन की सरकार, अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे तो ये जो है क्वेश्चन मान लीजिए डिपेंड करता है कि किस टाइम पे पूछा गया। मान लीजिए ये 2001 और 6 के दौरान पूछा गया था, तो तब की परिस्थिति कैसी थी, अब की परिस्थिति कैसी, उस हिसाब से जो है हम लोगों को आंसर करने होते हैं। तो शायद उस समय की परिस्थिति जो है उस तरीके की रही हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने दोनों ही बिल्कुल सही माने थे। अगर आयोग की आंसर से आप देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही माने थी कि गठबंधन सरकार की युग की ओर ही बढ़ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 85 नंबर। प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे क्या हो। तो इसमें क्या होना चाहिए, जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। चलिए नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते निश्चित होते हैं, तो किसके द्वारा वो होते हैं, संसद के द्वारा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि मंत्रीगणों को उनके विभागों का आवंटन कौन करता है, तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत जो है राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो ये आपके करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी इसका गठन करते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 89 नंबर कह रहा है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है। तो टोटल पूछ रहा है कि अध्यक्ष के सहित अगर टोटल संख्या कितनी होती है, ये आती है आपकी 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो वित्त आयोग का राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाएगा प्रत्येक कितने वर्षों पर, वित्त आयोग का गठन होता है प्रत्येक 5 वर्षों पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 91 नंबर हम लोग देखते हैं तो 91 क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित से संबंधित अनुशंसाएं देता है। तो क्या अनुशंसाएं देता है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में, बिल्कुल सही है। वो वित्त आयोग गठन ही किया जाता है कि पैसे का बंटवारा हो सके जो है राज्य एवं संघ के बीच में। और भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान, बिल्कुल सही है। राज्य में जो है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संबंधन के लिए आवश्यक परिपूरक के बारे में, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरीके से आपके सभी सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 92 नंबर पे हम लोग आते हैं कि भारत के संविधान में जो है संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। तो आधारशिला जो है वो पूछ रहा था किस आर्टिकल में ये बात है, तो ये आपके अनुच्छेद 74 का जो सब क्लॉज है 1 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सबसे उपयुक्त है, तो पूछा गया था कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो भारत के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, बिल्कुल सही बात है। जो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास में तो राष्ट्रपति पहली बार में अगर उसको लौटा देंगे, अगर लेकिन जब दोबारा अगर लोकसभा या राज्यसभा के पास जाने के बाद में दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास में जाएगा पुनर्विचार उस पर होने के बाद में, तो उसको स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति फिर दोबारा उसको नहीं लौटा सकते हैं, ना ही उस पर वीटो कर सकते हैं।
चलिए 94 नंबर पे आते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है, तो कौन से आर्टिकल में ये प्रतिस्थापित है? तो ये आपका अनुच्छेद 75 75 का जो सब क्लॉज 3 है, इसमें जो है ये बात सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है ये बात वहाँ पर इसकी जो है चर्चा मिलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95 पे। 95 नंबर कह रहा है कि भारत राष्ट्रपति की तुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, ना कि उनकी व्यक्तिगत तुष्टि, यह निर्धारित किया गया। वही बात देखिए, यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि ये जो निर्णय दिया गया है इसमें मंत्रिपरिषद की जो है सहमति है या फिर मंत्रिपरिषद का निर्णय है, ना कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी का। तो ये जो है कब निर्धारित हुआ था, वो केस जो था वो पूछ रहा है किस में हुई थी बात। ये शमशेर सिंह बनाम जो पंजाब राज्य हुआ था, तो उस जो है केस में ये बात आई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है? तो सभी मंत्री जो है व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से होते हैं, ना कि केवल, और यहाँ पे केवल निम्न सदन की बात हो रही है। निम्न सदन कौन सी होती है भाई? लोकसभा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो केंद्र में मंत्री निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकता है। तो वो अवधि पूछी गई थी आपसे कि कितनी अवधि तक जो है नियुक्त हो सकता है, तो वो हो सकता है 6 महीने तक। 6 महीने तक वो मंत्री बना रह सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का उल्लेख है? तो प्रधानमंत्री जो हमारा पद है, तो ये संविधान में कौन से अनुच्छेद में ये चर्चा हुई है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 74 का सब क्लॉज 1 में इसमें जो है लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा उसको प्रधानमंत्री वो कहा जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री का वर्णन इसमें दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? तो वो कौन सा है? वो आपका पड़ता है अनुच्छेद 75। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपसे अनुच्छेद पूछे गए थे, तो अब हम लोग इसके देख लेते हैं। तो क्षमादान की शक्ति किस में है हमारी? तो ये आती है हमारी अनुच्छेद 72 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अभी बिल्कुल हम लोगों ने जस्ट देखी अनुच्छेद 75 में। और क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो ये किस में आती है? ये आती है आपकी अनुच्छेद 53 में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आती है अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 102 देखते हैं नंबर कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल किया गया है। तो ये किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल हुआ है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 103 नंबर कह रहा है कि विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है। तो विधान परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। देखिए इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं की जा सकती है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल तो करता ही नहीं है किसी की अध्यक्षता। उपराष्ट्रपति की जो है राज्यसभा की करता है, विधान परिषद की नहीं। मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं अध्यक्षता करता है। कौन? वहाँ पे एक सभापति चुन लिया जाता है विधान परिषद में, तो वही इसकी अध्यक्षता करता है। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य बना रहता है। मान लीजिए कोई सदन का सदस्य नहीं, क्या होता है कि बेसिकली होता है ये है कि मुख्यमंत्री जो है किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाने के लिए राज्यपाल को कह सकता है जो कि चुनाव लड़ा ही ना हो। तो उसमें क्या होता है कि अधिकतम 6 महीने तक जो है वो मंत्री पद पर बना रह सकता है, लेकिन इस अवधि के बीच में उसको जो है उपचुनाव में जो है चुनाव जीतना होगा, तभी वो मंत्री पद पर बना रहेगा, अन्यथा उसको अपनी सीट छोड़नी होगी। क्वेश्चन नंबर 105 पे हम लोग आ जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 3 के अनुसार राज्यपाल बनाएगा। तो राज्यपाल क्या बनाएगा? यहाँ पे बात हुई तो राज्य का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए नियम बनाएगा राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है आपकी लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर व्यक्तिगत रूप से कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगी, तो वो होगी आपकी राष्ट्रपति के प्रति।
चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। आपकी राज्य की किसमें होती है? राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं कि राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है, तो किसमें होती है? अभी हम लोगों ने फिर चर्चा की, रिपीट क्वेश्चन है, राज्यपाल में। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो होता है आपका राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बात में निर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन हैं? तो ये बात किस में आपकी हुई थी? तो ये आपकी हुई थी मनोज नरूला बनाम भारत संघ, जो कि 2014 में केस हुआ था, उसमें ये जो है बात हुई थी। तो हमारा जो कार्यपालिका का जो चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तो उसमें हम लोग जो है संघीय विधायिका से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम लोग जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी। अब तो आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो जल्दी तो अब फोकस पूरा आपका रिवीजन पे होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।